आपके समक्ष उदयस्ताधिकार सूर्य सिद्धांत का 9वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उदयस्ताधिकार में इस अध्याय के अंतर्गत संपूर्ण श्लोकों की संख्या 18 है और यदि इन 18 श्लोकों को ठीक तरह से जान लिया जाए और समझ लिया जाए तो हम इस बात को कहने में सक्षम हो सकते हैं कि आप उदयस्ताधिकार की पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उदयस्ताधिकार की जानकारी प्राप्त करने से पहले शास्त्रकार ने भी उदयस्ताधिकार को क्यों पढ़ना चाहिए, इसके वैशिष्ट्य को भी यहाँ पर दर्शाया है। मैं आपको सूक्ष्म रूप से उदयस्ताधिकार की जानकारी देने के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जब ग्रह सूर्य के निकट आ जाने के कारण ग्रहों और नक्षत्रों के में दृश्यता का अभाव हो जाता है, यह वर्णन प्रथम श्लोक में किया गया है। इसके साथ साथ ग्रहों के उदय और अस्त की दिशा की जानकारी दूसरे और तीसरे श्लोक में दी गई है। ग्रहों का कालांश जानने की रीति चौथे और 5वें श्लोक में बताई गई है। 6वें तथा 9वें श्लोक में ग्रहों के परम कालांश का मान विवेचित किया गया है। 10वें और 11वें श्लोक में किसी इष्ट काल में उदय या अस्त होने को कितने दिन बीत चुके हैं और कितने दिन शेष हैं, इनकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से 12वें से लेकर 15वें श्लोक के अंतर्गत किस तारे का क्या परम कालांश है, तारे के दृश्य या लोप होने के दिन की को जानने की रीति का वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। और 18वां श्लोक जो इसका आखिरी श्लोक है, उन तारों के नाम को जो कभी अदृश्य नहीं होते उनके बारे में भी बताया गया है। इस अध्याय में यह भी बतलाया गया है कि ग्रहों और नक्षत्रों का उदय और अस्त कब होता है, यह कैसे जाना जाए। यहाँ उदय और अस्त के अर्थ साधारण उदय और अस्त के अर्थों से थोड़ा भिन्न होते हैं। यहाँ उदय और अस्त के अर्थ साधारण उदय और अस्त के अर्थों से भिन्न होने के कारण साधारणतः जब सूर्य, चंद्रमा इत्यादि पूर्व क्षितिज के ऊपर आ जाते हैं तब इनका उदय समझा जाता है, और जब ये पश्चिम क्षितिज के नीचे चले जाते हैं तब इनका अस्त माना जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होता है, जिसे पुराने आचार्य प्रवाह गति के नाम से वर्णित करते आ रहे हैं। इसके सिवा जब ग्रह, चंद्रमा या तारे सूर्य के बहुत पास हो जाते हैं, जिससे वे सूर्य के लगभग पूर्व क्षितिज के ऊपर आ जाते हैं और सूर्यास्त के समय लगभग पश्चिम क्षितिज के नीचे चले जाते हैं, तब भी वे अस्त कहे जाते हैं। ऐसी दशा में वे सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण देखे नहीं जा सकते। जिस समय वे सूर्य के प्रकाश के कारण अदृश्य हो जाते हैं उस समय वे अस्त समझे जाते हैं, और जिस समय वे सूर्य से इतनी दूर हो जाते हैं कि सूर्योदय की कुछ पहले या सूर्यास्त की कुछ पीछे दिखाई पड़ते हैं, उस समय उनका उदय समझा जाता है। इस अधिकार में इसी प्रकार के उदय अस्त की जानकारी आपको दी गई है। पाश्चात्य ज्योतिषी इसको हेलियकल राइजिंग एंड सेटिंग के नाम से वर्णित करते आ रहे हैं। इसका प्रथम श्लोक वर्णन करने से पूर्व आज आपके समक्ष सर्वप्रथम मैं सूर्य सिद्धांत के मंगलाचरण का उच्चारण करूंगा। तदुपरांत हम अध्याय में उदयस्ताधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे और इस अध्याय के लिखने के प्रयोजन के बारे में भी आपके साथ हम चर्चा करेंगे। अचिंतव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने
समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। इसके साथ आज हम उदयस्थाधिकार का प्रथम श्लोक जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत है। अथोदयास्तमयोः परिज्ञानं प्रकीर्त्यते दिवाकर कराक्रांता मूर्ति नामल्पतेजसाम। इस श्लोक का अर्थ इस तरह से दिया गया है जैसा कि आपकी सूर्य सिद्धांत की टीका में इसके बारे में बताया गया है। अथोदयास्त समयो, अथ अर्थात ज्योति साधना अनंतरम, दिवाकर कराक्रांति मूर्ति नाम अर्थात दिवाकरस्य करैः किरणैर आक्रांता पिहिता मूर्तयो जेसा तेसाम अल्पतेजसाम ईश्रदस्मीवताम चंद्रादि ग्रहाणाम ऋक्षाणांच उदयस्तमययोः परिज्ञानं प्रकीर्त्यते प्रभः प्रेरणया प्रत्यमुखं गच्छतां ग्रहर्क्षाणां क्षितिज सानिध्या उदयास्तौ भवतस्तौ तु नैतिको स्वस्व साधने त्विनाख्यात्विव। यहाँ पर आपको सूर्य उदयास्ताधिकार के बारे में जैसा कि बताया गया है, उदयास्ताधिकार के बारे में बताते हुए कहा गया है, सूर्य के प्रकाश से आक्रांत होने के कारण अथवा दब जाने के कारण जब अल्प प्रकाश वाले पिंडों का उदय अस्त होता है, उसकी जानने की रीति आगे की श्लोकों में बताई जाएगी। ग्रह के उदय और अस्त की दिशा की जानकारी के लिए उदयास्तयोर दिग्ज्ञानम, उदय और अस्त के लिए दिशा का ज्ञान किस तरह से हम प्राप्त करें। सूर्यादभ्याधिका पश्चात दस्तम जीव कुजार्कजा ऊना प्राग उदयं यान्ति शुक्रजौ बकृणौ तथा। अत्र प्रथमं पंचताराणां पश्चिमास्तपूर्वोदयो इत्यस्य विषये चर्चा अस्ति। वक्रगति शुक्रबुधौ तथा सूर्याद अधिकौ पश्चिमास्तं गच्छतः सूर्याद अल्पौ पूर्वोदयं प्राप्नुतः। उदयास्ताधिकार की जानकारी देते समय बताया गया है कि पंच तारा ग्रहों का किस तरह से उदय और अस्त होता है। इसको बताते हुए कहा गया है, जब सूर्य, मंगल और शनि के भोग्यांश सूर्य के भोग्यांश से कुछ अधिक होते हैं तब इनका पश्चिम में अस्त होता है, और जब इनके भोग्यांश से कुछ कम होते हैं तो इनका पूर्व में उदय होता है। इसी प्रकार बकरी, शुक्र और बुध का भी उदय अस्त होता है, अर्थात जब बकरी, शुक्र और बुध के भोग्यांश सूर्य के भोग्यांश से अधिक होते हैं तब इनका पश्चिम में अस्त, और जब कम होते हैं तो पूर्व में उदय होता है। इसी तरह से आपको तीसरे श्लोक में बताया गया है, चंद्रमा, मार्गी बुध और शुक्र के भोग्यांश सूर्य के भोग्यांश से कम होते हैं तब ये पूर्व में अस्त होते हैं। जब ये तीव्र गति के कारण सूर्य से कुछ आगे बढ़ जाते हैं तब यह इनका पश्चिम में उदय होता है। इस तरह से आपको पंच तारा ग्रहों के उदयास्त की जानकारी देते हुए शास्त्रकार ने आपको इनके मुख्य विषय से आपको अवगत कराया। उपपत्ति के रूप में हम कह सकते हैं, जो मंद गति ग्रह
सूर्यादंशे स्वधिकः शैव सूर्यास्ता अनन्तरं पश्चिम कपाले दृश्यते। शीघ्रगत्या भ्रमण सूर्यः यदा मंदगतिग्रहेण योगं करोति तदा मंदगतिक ग्रहोस्तं व्रजति। सूर्यकरैराक्रान्तौ मंदग्रहो यो प्रतीच्यामस्तं गतः स एव सूर्यात् पृष्ठवर्ती भूत्वा प्राच्यामुदेति। अतः भौम गुरु शनयः मंदगतिग्रहाः सूर्यान्यूना प्राच्यामेवोदयं यान्ति प्रतीच्यास्तं यान्ति। बुधः शुक्रावपि वक्रत्वे मंदगति भूत्वा अस्मिन् एव प्रकारेण व्यवहरति। यहाँ पर अग्रिम श्लोक में जैसा कि बताया गया है, उना विवस्वतः प्राच्या मस्तं चंद्रज्ञ भार्गवा व्रजन्त्याभ्याधिका पश्चाद उदयं शीघ्रयायिनः। चंद्र बुध शुक्राणां पूर्वास्त पश्चिमोदयो आह। शीघ्रयायिनः सूर्यगत्यधिक गतयः। एतेन बुध शुक्रौ अर्कगत्याल्पगती सूर्याद् अल्पौ पूर्वास्तम अधिकौ च पश्चिमोदयं न प्राप्नुतः। अर्थात शीघ्रगामी ग्रह चंद्र और बुध शुक्र सूर्य से न्यून होने पर पूर्व में अस्त होते हैं तथा सूर्य से अधिक होने पर इनका पश्चिम में उदय होता है। इसकी उपपत्ति बताते हुए शास्त्रकार ने बताया है, सूर्या न्यूनाश्चंद्र बुध शुक्राः शीघ्र गतिका प्राच्याम उदयम यान्ति। एते ग्रहाः शीघ्रगत्या भ्रमण प्राच्यामेव सूर्येण सह योगं कुर्वन्ति। अतः चंद्र बुध शुक्राः प्राच्यामेवास्तं यान्ति। एते ग्रहाः सूर्यादधिका प्रतीच्याम उदयं यान्ति। अतः सूर्यादधिका शीघ्रगतिका ग्रहाः प्राच्याम अस्तं प्रतीच्याम उदयं यान्ति। उपरोक्त दोनों श्लोकों का यदि संक्षेप में वर्णन किया जाए तो कहा जा सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध इत्यादि भोग्यांशों से अथवा अस्पष्ट स्थानों से मोटी रीति से कैसे यह जाना जा सकता है कि कौन सा ग्रह किस दिशा में उदय या अस्त होगा। इस काम के लिए ग्रहों के दो भाग कर दिए जाएं। एक भाग में गुरु, मंगल और शनि जिनकी गति सूर्य की गति से मंद है, तथा दूसरे भाग में बुध, शुक्र और चंद्रमा रखे जाएं जिनकी गति सूर्य की गति से तीव्र है। इनमें भी बुध और शुक्र की गतियों में विशेषता होने के कारण कुछ भिन्नता प्राप्त होगी। गुरु, मंगल और शनि की अपेक्षा सूर्य अधिक चलता है, इसलिए सूर्य ही गुरु, मंगल और शनि की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जब सूर्य इनके इतना निकट पहुंच जाता है कि वे अदृश्य हो जाते हैं, तब सूर्य के भोग्यांश से इसका भोग्यांश अधिक रहता है, क्योंकि भोग्यांश की नाप पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अदृश्य होने से पहले ये तीनों ग्रह सूर्यास्त के पीछे पश्चिम क्षितिज के पास ही दिखाई पड़ते हैं और वहीं गोधूली प्रकाश की तीव्रता के कारण अस्त हो जाते हैं, अर्थात अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों ग्रह पश्चिम में अस्त होते हैं।
कुछ दिनों में जब सूर्य इनके आगे बढ़ जाता है और इनका भोग्यांश सूर्य के भोग्यांश से कम हो जाता है, तब ये फिर पूर्व में सूर्य के कुछ पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूर्व में इनका उदय होता है। जब बकरी बुध और शुक्र के भोग्यांश सूर्य के भोग्यांश से अधिक होते हैं, तब ये सूर्यास्त के उपरांत पश्चिम क्षितिज में दिखाई पड़ते हैं और वहीं अदृश्य हो जाते हैं कुछ दिनों से। जब यह अपनी वक्र गति के कारण सूर्य की दूसरी ओर बहुत शीघ्रता से चले जाते हैं और इनके भोग्यांश सूर्य के भोग्यांश से कम हो जाते हैं, ऐसी दशा में ये सूर्योदय के पहले पूर्व क्षितिज में फिर से दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बकरी बुध और शुक्र भी पश्चिम में अस्त और पूर्व में उदय होते हैं, परंतु चंद्रमा तथा मार्गी बुध और शुक्र की गति सूर्य की गति से अधिक होती है। इसलिए जब ये सूर्य की ओर बढ़ते हुए उसके पास इतना नज़दीक पहुंच जाते हैं कि अदृश्य हो जाते हैं, तब इनके भोग्यांश सूर्य की भोग्यांश से कम होते हैं और ये पूर्व क्षितिज में ही सूर्य के पहले अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वे पूर्व में अस्त होते हैं। जब ये सूर्य के आगे बढ़ जाते हैं, तब इनके भोग्यांश सूर्य के भोग्यांश से अधिक हो जाते हैं और सूर्यास्त के उपरांत पश्चिम क्षितिज में पुनः दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है चंद्रमा और मार्गी बुध भी और शुक्र पश्चिम में उदय होते हैं। इसके साथ ही इन तीनों श्लोकों की व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम आपके सामने अगला श्लोक प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।